आज हमने स्टार्ट करना है अपना चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल्स के बारे में। पहले आप लोग जो इंटीग्रेशंस करते थे अपनी 12th स्टैंडर्ड क्लास में, आप लोग क्या करते थे, ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक एक्स के dx। हम कहते थे कि इसमें यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ पे 2 है। अब हमें कोई डोमेन असाइन कर दी जाती थी एक्स बिलोंग टू कोई भी, जैसे मैंने ये इंटरवल दिया हुआ है 1 से लेके 2 तक, तो यहाँ से 1 से लेके 2 तक इंटरवल है। हम इस इंटरवल में से एक्स को वैल्यूज पुट करते जाते हैं और हम यहाँ पे हमारा कोई ना कोई ग्राफ बन जाता था इस 1 और 2 के दरमियान में। हमेशा 1 और 2 के दरमियान में ही बनेगा। आंसर जो आएंगे, जो ग्राफ हमारे पास बनेगा, वो इस 1 और 2 के दरमियान में बनेगा। इसका मतलब है ये इंटीग्रेशन हो रही है अलोंग द लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन हो रही है। जो आंसर्स आएंगे वो इस 1 और 2 के दरमियान में ही आएंगे। इंटीग्रेशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इस इंटीग्रेशन को हम कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, हम कहते हैं कि अगर हमें किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन करनी पड़े, जैसे अगर कोई ये एक कर्व है, इस तरह से कोई कर्व है या इस तरह से कोई कर्व है, कर्व होता है ना जहाँ से बेंड होना स्टार्ट हो जाए, तो कोई भी एक कर्व है, हमें इस कर्व के अलोंग अगर इंटीग्रेशन करनी है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं बल्कि किसी कर्व के अलोंग अगर हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो हम उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल। जिसे क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल कहते हैं, कि हम किसी भी कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन इंटीग्रल्स। अभी तक हमने जो पढ़ते आए थे, हम पीछे हम यही पढ़ते आए थे कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हम इंटीग्रेशन करते थे। हमें वैल्यूज़ दी जाती थी, 1 से लेकर 2 तक इंटरवल दिया जाता था, उसमें से हम वेरिएबल की वैल्यूज़ लेते थे, पुट कर देते, जो आंसर आता था वो इन दोनों के दरमियान में आता था, हम उसको यहाँ पर प्लॉट कर देते थे। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग इंटीग्रेशन थी। लेकिन अब हमें कहा जाएगा कि आपने किसी कर्व के लॉन्ग इंटीग्रेशन करनी है। कर्व दिया हुआ है, इसके लॉन्ग इंटीग्रेशन करनी है। कोई भी आपको कर्व इस तरह से दिया गया, इस कर्व के लॉन्ग आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो कर्व के लॉन्ग इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लाइन इंटीग्रेशन। इसमें क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल ले लें। यहाँ से मैं एक्स को वैल्यूज़ पुट करूँगी, आंसर्स आते जाएंगे। पहले मैंने एक्स को 1 पुट किया, कोई भी आंसर आ गया, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर आता है, ये वाला आता है, तो यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ड्रा कर देना है। लाइन इंटीग्रल वेक्टर के केस में हम डिस्कस करते हैं, तो हमने इस पॉइंट के ऊपर एक वेक्टर ड्रा कर देना है इस तरह से। फिर मैंने कोई दूसरी वैल्यू पुट की, वो ये वाला आंसर आया है, यहाँ पर कोई भी उसकी वैल्यू आई, तो यहाँ पर आपने एक वेक्टर ड्रा कर देना है। फिर उसके बाद ये आ गया पॉइंट, डोमेन में से हमने पॉइंट लेके पुट किया और उसके बाद हमारी उसकी वैल्यू आई, जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर हमने एक वेक्टर ड्रा कर दिया। इस तरह से हमारा ये एरो शो कर रहे हैं कि हमारा कर्व इस डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है। तो लाइन इंटीग्रल का यही कॉन्सेप्ट है कि आपको जो भी फंक्शन गिवन दिया जाएगा, कोई भी फंक्शन गिवन दिया जाएगा, आपको डोमेन भी मेंशन की जाएगी, उस डोमेन में से उठा के आपने फंक्शन में वैल्यूज पुट की, जो आंसर्स आए हैं आपने वो उस जिस जगह पे वो आंसर्स आएंगे, प्लॉट होंगे ग्राफ में, वहाँ पे एक वेक्टर बना देना। क्योंकि ये वेक्टर केस में डिस्कस करते हैं ना, वहाँ एक वेक्टर बना दिया हमने। इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे डोमेन में से, डिफरेंट आंसर्स आएंगे, तो यहाँ पर वेक्टर्स बनते जाएंगे, काफ़ी सारे वेक्टर्स बनते जाएंगे। और यही वेक्टर्स के ये डायरेक्शन हमें शो कर रही है कि हमारा कर्व जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसके कुछ फार्मूलाज भी हैं हमारे पास लाइन इंटीग्रल के। लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने का पहला फार्मूला है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन सी अलोंग द कर्व। ये सी का मतलब है कि अलोंग द कर्व है। अब वो कर्व कोई भी हो सकता है, कर्व कोई भी आपको दिया जा सकता है, और यहाँ से एफ फंक्शन आ गया और डॉट डी एस आ जाएगा। ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने का फार्मूला है, किसी भी कर्व का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने का फार्मूला है। ये हर कर्व के लिए दिया जाएगा, ये फार्मूला जो है हर कर्व के लिए। और अगर आपको यहाँ से इस तरह लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब है कि ये क्लोज कर्व की बात हो रही है। ये लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है अलोंग द क्लोज कर्व, ये डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों के दरमियान में। यहाँ पर अगर इस तरह से लिखा हुआ मिले, इसका मतलब है कि ये हर कर्व की बात हो रही है, चाहे वो कर्व जैसा मर्जी हो। और अगर आपको इस तरह से इंटीग्रल साइन लिखा हुआ नजर आए, इसका मतलब है वहाँ पे क्लोज्ड कर्व की बात हो रही है।
क्लोज कर्व कैसे होते हैं? जो फिगर क्लोज होती है, जैसे ये रेक्टेंगल है, ये क्लोज्ड है, ये सर्कल है, ये भी क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड कर्व होते हैं। इसका मतलब है कि क्लोज कर्व की बात हो रही है लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना, और इसका मतलब है कोई भी कर्व होगा। जैसे क्लोज कर्व में ये भी है, सर्कल आ गया, ये आ गया, रेक्टेंगल आ गई, ये ट्राइंगल आ गई, जो फिगर क्लोज्ड होती है इसे क्लोज कर्व कहा जाता है। उसके अलावा अगर इस तरह से कोई फिगर आ जाए, ये ओपन है, देखिए दोनों साइडों से ओपन है, तो ये क्लोज कर्व नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से क्लोज कर दूँ, ये बंद कर दूँ फिगर, तो अब ये क्लोज कर्व बन जाएगा, और उसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं इंटीग्रल का। अब ये तो हमारे पास सिंपल एक फंक्शन होगा जो कि आपको दिया जाएगा फंक्शन लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। अब ये डी एस क्या है? डी एस का मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, या इसको डी एक्स ओवर डी एस, डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी, जैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं वो भी लिख सकते हैं। डी एस का मतलब है वेलोसिटी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। ये यहाँ पे ये स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड के साथ आपने फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेना है। स्पीड मतलब कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड लेनी है आपने। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आपने देखनी है, जो भी फंक्शन आपको गिवन दिया जाएगा आपने उस फंक्शन को पैरामीटराइज करना है, यानी कि ये फंक्शन एफ दिया हुआ है, अगर आपको एक्स दिया हुआ है और प्लस वाई फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी मैंने फंक्शन ले लिया, आपने इस फंक्शन को पैरामीटराइज करना है। पैरामीटराइज कैसे करना है? आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी कि एक्स इसके इक्वल है, वाई इसके इक्वल है, जी इसके इक्वल है, आपने वो उठा के यहाँ पे पुट करनी है, और वो पैरामीटर टी की शक्ल में आपको दिए जाएंगे। आपको फंक्शन पैरामीटराइज करना पड़ेगा। पैरामीटराइज कैसे करना पड़ेगा? कुछ क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा कि एक्स इसके इक्वल है, वाई टू टी के इक्वल है, जी इसके इक्वल है, वो आपने उठा के यहाँ पर फंक्शन में पुट कर देने हैं। अगर आपको नहीं दिया जा रहा कि एक्स पैरामीटर, एक्स वेरिएबल किसके इक्वल है, वाई वेरिएबल किसके इक्वल है, ये पैरामीटराइज इक्वेशंस नहीं दी जा रही, तो ज़रूर वहाँ पर आपको ये वेक्टर्स दिए जाएंगे आर नॉट, आर वन, आपने उनके ज़रिए पोजीशन वेक्टर अपना फाइंड आउट करना है। पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है? पैरामीट्रिक इक्वेशन के ज़रिए। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या कहती हैं हमें? पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, जिसे हम कहते थे 1 माइनस टी आर नॉट वेक्टर प्लस टी आर वन वेक्टर इक्वल टू, अगर ये वेक्टर्स दिए हुए हैं तो इनके ज़रिए आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, और वो जो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट होगा उसमें एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, वो हमारे पास भी पैरामीट्रिक फॉर्म्स आ जाएंगी टी की शक्ल में, और वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है फंक्शन में। अगर डायरेक्ट बात की होगी तो ठीक है, नहीं बात की होगी तो हम इनके ज़रिए फाइंड आउट कर लेंगे। यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? 1 माइनस टी इंटू आर नॉट वेक्टर प्लस टी आर वन वेक्टर। ठीक है, अब आर नॉट और आर वन अगर आपको गिवन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन दिए होंगे, फॉर एग्जांपल मुझे आर नॉट वेक्टर 0 0 0 दिया हुआ है इसमें, और प्लस टी आर वन वेक्टर मुझे अगर उसने गिवन दिया हुआ है 0 1 0 कर लेते हैं। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मेरे पास यहाँ से सिर्फ बचेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 0 टी और 0 हो गया, मतलब ये x की वैल्यू है मेरे पास, ये y की वैल्यू है मेरे पास, और ये z की वैल्यू, ये पैरामीट्रिक शक्ल में है, t की शक्ल में। अब मुझे यही पैरामीट्रिक वैल्यूज उठा के यहाँ पर फंक्शन में पुट करनी है, मेरा फंक्शन पैरामीटराइज हो जाएगा। x की जगह पर मैं ये 0 पुट करूँगी, y की जगह पे t पुट करूँगी, तो मैं कहूँगी कि मेरा पैरामीट्रिक फंक्शन जो है आर वेक्टर ऑफ t, ये किसके इक्वल है? पैरामीटराइज किया ना, एफ एक्स होता है ना यहाँ पर फंक्शन एफ, मेरे पास फंक्शन था एक्स और वाई का, मैंने इस फंक्शन को पैरामीटराइज किया तो मैं इस एक्स वाई की यहाँ पे अब आर टी लिखूंगी, एफ आर टी इक्वल टू एक्स जो हो गया वो 0 हो गया, और वाई जो हो गया टी हो गया, तो अब ये टी फंक्शन मेरे पास बन गया, एफ आर टी इक्वल टू टी आ गया। इसी तरह मैं यहाँ से डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जी बाई डी टी मैग्नीट्यूड निकालूंगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालूंगी, और फॉर एग्जांपल वो कोई भी मेरे पास वैल्यू आ जाती है, कांस्टेंट नंबर आएगा ना, कोई भी मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होती है, 2 आ जाती है,
मैंने यहाँ पर पुट किया दोनों का, ये पैरामीट्रिक फंक्शन पुट किया जो कि टी आ गया, और ये वेलोसिटी फाइंड आउट की जो कि 2 निकाल ली मैंने, यहाँ पे पुट किया और इसको मैंने इंटीग्रेट कर देना है। ये 2t है, इंटीग्रेट किया और dt हो गया। लिमिट्स भी आपको दी जाएंगी। ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं इनकी लिमिट 0 से लेके 1 तक होती है। तो यहाँ से 0 पुट कर दिया और यहाँ पर 1 आ गया। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देना। ये तो था हमारे पास लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला किसी भी कर्व के अलोंग एफ आर टी या एफ टी लिख देती हूँ। इसका मतलब यही है कि पैरामीट्रिक हमने फंक्शन यूज करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने स्पीड के साथ। ये आ गया लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला। अब अगर वो सिंपल लाइन इंटीग्रल रहेगा तो इसका मतलब है कि आपने जस्ट फंक्शन को पैरामीटराइज करना है। उसके बाद अगर वो यहाँ पर आपको वर्क की बात कर रहा होगा कि आप वर्क डन फाइंड आउट करें, वर्क डन फाइंड आउट करें, तो वर्क डन का भी यही फॉर्मूला है हमारे पास। यही फॉर्मूला वर्क डन का है। बस वहां पर वो ऊपर आपको मेंशन कर देगा कि यहाँ पर अब ये सिंपल फंक्शन नहीं है बल्कि ये फोर्स की बात हो रही है। यहाँ पर फिर वो आपको बोल्ड स्पेस लेटर में इस तरह से इसको थोड़ा सा बोल्ड करके उसने ऊपर मेंशन किया होगा कि एफ जो है वो फोर्स है, और डॉट डॉट प्रोडक्ट आपने वो वही आपके पास स्पीड है उसका साथ लेना है, इंटीग्रेशन हो जाएगी। फॉर्मूला यही है, बस यहाँ पर ऊपर वो आपको मेंशन कर देगा क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है। अगर फोर्स की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि आप वर्क डन फाइंड आउट करें। तरीका वही है, सारा डॉट प्रोडक्ट लेना है, आपने ये स्पीड मालूम करनी है, और फोर्स वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि ये फोर्स की बात है, इसका मतलब वो वहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करे। और तीसरी, इसी फार्मूले के जरिए हम एक तीसरी चीज कैलकुलेट करते हैं, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का भी यही फॉर्मूला है, ये वाला। उसमें वो ऊपर आपको मेंशन करेगा कि वो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में उसने गिवन दी होगी कि ये आपके पास एफ जो है ये एज अ वेलोसिटी के तौर पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे 3 फार्मूलाज बनते हैं। जब वो एक सिंपल फंक्शन की बात करेगा इसका मतलब है वो लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करे। जब वो फोर्स की बात करेगा उसने इस तरह से बोल्ड किया होगा अपने फंक्शन को, तो इसका मतलब वो वहाँ पे फोर्स की बात कर रहा है। फोर्स की बात कर रहा है तो वो वर्क डन कैलकुलेट करे। और जब वो क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि ये आपके पास जो फंक्शन एफ है ये वेलोसिटी है, इसका मतलब वो वहाँ पे सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। तो इसी फार्मूले के जरिए हमने 3 चीजें सीख ली आज। लाइन इंटीग्रल जिसमें एक सिंपल फंक्शन होता है, वर्क डन जिसमें ये फंक्शन फोर्स के तौर पे यूज हो रहा होता है, सर्कुलेशन जिसमें ये फंक्शन जो होता है वो वेलोसिटी के तौर पे यूज हो रहा होता है। बाकी हमने डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी स्पीड के साथ लेना है और इंटीग्रेशन कर देनी है। और वो मैंने आपको बता दिया कि आपने पैरामीटराइज करना है अपने फंक्शंस को, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो स्पीड और उसके बाद फोर्स हो, चाहे वो सिंपल फंक्शन हो, पैरामीटराइज करना है हमें। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। अब ये देखिए पहला, एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स माइनस 3y² प्लस डी। अब यहाँ पर सिंपल फंक्शन की बात हो रही है, सिंपल फंक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब है वो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेगा। और उसके बाद उसने आपको एक पॉइंट भी दे दिया है 1 1 1। ये अगर R1 पॉइंट कर लूँ और दूसरा R0 पॉइंट उसमें 0 0 0 हम ले लेते हैं, 0 0 और 0। अब इसके जरिए आप फाइंड आउट करें अपना पोजीशन वेक्टर, वही 1 माइनस टी R1 पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन के जरिए, R1 वेक्टर प्लस टी R0 वेक्टर। फाइंड आउट करें इसके जरिए। वो पैरामीट्रिक इक्वेशन के जरिए आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास निकलेगा ये पोजीशन वेक्टर, ये आ गया हमारे पास टी आई प्लस टी जे प्लस टी के आ जाएगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं उनकी लिमिट्स होती हैं वो 0 से लेके 1 तक होती है, क्योंकि ये तीनों एक्स वाई जी 1 1 है ना, और वो दूसरा 0 0, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 कहेंगे, और यहाँ पर 1 माइनस टी होता है।
अगर ये पूरा हमारे पास 0,0 वेक्टर, अगर मैं इसको R1 कह लूँ, एक वेक्टर उसने दिया हुआ है R0, R1 में 0 0 ले लूँ, इसी तरह फिर प्लस T, ये R1 वेक्टर ले लूँ 1 1 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जस्ट वो बचेगा। और अंदर यहाँ T मल्टीप्लाई करूँगी तो T T T और एक्स वाई जी T T आ गई, ये पोजीशन वेक्टर निकला है मेरे पास। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन की लिमिट 0 से लेके 1 तक होती है। अब इस पोजीशन वेक्टर को आपने वेलोसिटी भी इसकी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, dx बाई dt dy बाई dt प्लस dz बाई dt होल स्क्वायर इसका, इसी तरह dy बाई dt होल स्क्वायर dz बाई dt होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी, या इसे हम ds भी कह सकते हैं, स्पीड आ जाती है हमारे पास। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है ये, और इसे हम ds भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि आपने अपने फंक्शन को पैरामीटराइज करना है, चाहे सर्कुलेशन की बात हो, लाइन इंटीग्रल की बात हो या वर्क डन की बात हो, हमने अपने फंक्शन को पैरामीटराइज करना होता है। और पैरामीटराइज हम इसके ज़रिए करेंगे, ये जो पोजीशन वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें एक्स टी है, वाई भी टी है और जी भी टी है, ये यहाँ जाके पुट कर देंगे, एक्स वाई जी की जगह पे एक्स की जगह पे टी, वाई की जगह पे टी और जी की जगह पे टी पुट कर देगा वो, तो वो उसके पास ये फंक्शन जो होगा ये पैरामीट्रिक फंक्शन बन जाएगा, और उस पैरामीट्रिक फंक्शन का वो डॉट प्रोडक्ट लेगा इस स्पीड के साथ। ये देखिए उसने फंक्शन को पैरामीटराइज किया है, एक्स की जगह पे भी टी पुट कर दिया उस क्वेश्चन में, वाई की जगह पे भी टी पुट कर दिया, जी की जगह पे भी टी पुट कर दिया, और साथ उसने ये अपनी स्पीड मालूम कर ली है, ये आ गया। अब सिंपल इसे इंटीग्रेट करेगा, लिमिट्स पुट करेगा और आंसर उसका कैलकुलेट हो गया, ये इसने फाइंड आउट कर लिया लाइन इंटीग्रल। कुछ भी नहीं करना आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको देखने से ही समझ लगी होगी। जस्ट आपने ये दिया हुए हैं पॉइंट्स, इनके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ज़रिए। आपके पास ये पोजीशन वेक्टर आर आ गया, इसी पोजीशन वेक्टर की आपने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद इसमें एक्स वाई जी जो दिए होंगे वो उठा के आपने यहाँ पर फंक्शन को पैरामीटराइज कर देना है, और फिर उस पैरामीटराइज फंक्शन का ये एक्स वाई जी वैल्यू फंक्शन में पुट करने के बाद ये टी की शक्ल में फंक्शन बन जाएगा। उस फंक्शन का इस जो यहाँ से आप स्पीड निकालेंगे ना, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना और उसको इंटीग्रेट कर दें, ये लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला बन गया। देखिए वही है, यहाँ से फंक्शन एफ एक्स वाई जी की शक्ल में उसने पोजीशन वेक्टर मालूम किए, ये एक्स भी टी है वाई भी टी है, ये उठा के यहाँ पे पुट करेगा, एक्स भी टी है वाई भी टी है, और इसमें जी जो है वो जीरो है, तो जी के पे जीरो पुट किया, साथ उसने इसी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर ली जो कि अंडर रूट 2 है, यहाँ पर पुट कर दी, और लिमिट्स हमारे पास 0 से लेकर 1 तक होती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस के जरिए, जो कि हम फाइंड आउट करते हैं पोजीशन वेक्टर, और लिमिट 0 से लेकर 1 तक होगी। अब इसको सिंपल वो इंटीग्रेट कर देगा, ये लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया उन्होंने। इसी तरह ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें देखें उसने पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, अगर वो ना देता तो उसने आपको R0 और 1 की शक्ल में पॉइंट्स देने थे, तो आपने उसके ज़रिए पैरामीट्रिक इक्वेशन लगा के फाइंड आउट करने थे, लेकिन यहाँ पर इसने हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, ये x है, ये y है, ये z है, एक्स वाई जी उठा के हमने यहाँ पर पुट कर देने, एक्स की यहाँ पे कॉस टी, वाई की यहाँ पे साइन टी, और जी की जगह पे हमने अपना टी पुट कर देना, हमारा फंक्शन पैरामीटराइज हो जाएगा। देखिए उन्होंने ये किया, एक्स यहाँ पे कॉस टी, वाई की यहाँ पे साइन टी, जी की जगह पे टी पुट कर दिया इसमें, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये फंक्शन बन गया उनके पास। अब ये तो पैरामीटराइज फंक्शन आ गया हमारे पास, और हमने पैरामीटराइज फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेना होता है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के साथ। अब इसकी वो वेलोसिटी फाइंड आउट करेगा और उसकी मैग्नीट्यूड निकालेगा। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेगा, आपको पता है वेलोसिटी होती है dx बाई dt, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है dx बाई dt होल स्क्वायर, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं ये वाला, प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर, और प्लस dz कंपोनेंट भी है तो dz बाई dt होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट होता है, ये हमारे पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है, इसको हम ds भी कहते हैं। अब हमने इस ds का डॉट प्रोडक्ट लेना है इस पैरामीटराइज फंक्शन के साथ, वो इसने पैरामीटराइज फंक्शन के साथ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट लिया, उसके बाद उसके लिमिट्स पुट की है, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर कैलकुलेट कर लिया, ये लाइन इंटीग्रल है हमारे पास।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें देखिए ये वाला उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ, ठीक है, सी एफ डी एस, ये एक्स प्लस वाई उसने हमें फंक्शन एफ दिया हुआ है, ठीक है, और साथ उसने डी एस लिखा हुआ है। हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम अपने इस फंक्शन को पैरामीटराइज करते हैं। अब उसने देखिए हमें पॉइंट्स भी दिए हुए हैं ये वाले, और उसने हमें एक्स वाई जी भी उठा के दे दिए हैं। तो उसने कहा हुआ है कि उसने ये एक्स वाई जी भी इन्हीं पॉइंट से कैलकुलेट किए हुए हैं, इन्हीं पोजीशन वेक्टर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही निकलेंगे आपके पास। आप चेक कर सकते हैं, 1 माइनस टी करें, एक को आर नॉट कर लें, दूसरे को आर वन कर लें, प्लस टी आर वन। जब यहाँ से आप आर नॉट और आर वन की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा, यहाँ से पुट करें यहाँ पे 1 माइनस टी, आर नॉट क्या आ गया हमारे पास 0 1 0, प्लस टी आर वन, आर वन क्या है 1 0 0, 1 0 और 0। अब इसको करें और यहाँ से बचेगा 1 माइनस टी, ठीक है, एंड प्लस यहाँ से बचेगा हमारे पास जस्ट टी बचेगा। क्या बचेगा यहाँ से? टी, क्योंकि पहला 1 है, बाकी दोनों 0 0, अंदर टी मल्टीप्लाई हुआ तो टी आ गया। अब ये देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, यहाँ पर वाई और जी 0 है, सिर्फ एक्स की वैल्यू है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन आई कैप होगी। यहाँ पे देखें एक्स भी 0 है, जी भी 0 है, जस्ट वाई की वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन जे होगी। मतलब ये वैल्यू एक्स की है और ये वैल्यू जो है ये वाई की है, और जी हमारे पास 0 है। अब ये देखिए क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू टी है और वाई 1 माइनस टी है और जी 0 है। उसने आपको कैलकुलेट करके लिख दे दिए हैं खुद ब खुद, और आगे आपको ये भी बता दिया कि उसने यहाँ से कैलकुलेट किया। वैसे कुछ क्वेश्चंस में आपको दोनों में से एक चीज़ दी जाएगी, या तो ये चीज़ दी जाएगी आपने खुद कैलकुलेट करने हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ज़रिए, या फिर वो आपको ऑलरेडी बता देगा कि आपके पास एक्स टी के इक्वल है, वाई 1 माइनस टी और जी 0 के इक्वल है। या अगर दोनों भी बातें दी हुई हैं तो आपने एक ही यूज़ करनी होती है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, अपने इस फंक्शन में एक्स वाई और जी की वैल्यूज पुट कर दी है, अपने फंक्शन को पैरामीटराइज करना है मैंने। और फिर मैं उसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँगी स्पीड के साथ। ज़रा इसमें पुट करें, एक्स की यहाँ पे टी पुट करें, वाई के यहाँ पे 1 माइनस टी पुट करें, इंटीग्रेशन, ये फंक्शन है इसको पैरामीटराइज कर रही हूँ मैं, एक्स प्लस वाई फंक्शन है, एक्स यहाँ पे टी पुट कर रही हूँ, वाई के यहाँ पे 1 माइनस टी, टी प्लस वाई की जगह पे 1 माइनस टी आ गई, इंटू डी एस दिया हुआ है, डी एस का मतलब है स्पीड है, मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, उस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करूँगी वो डी एक्स बाई डी टी होता है, डी एक्स बाई डी टी 1 आ गया, और डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करूँगी, डी वाई बाई डी टी मेरे पास -1 आ जाएगा, और उनका स्केयर होता है तो वो भी 1 आ जाएगा। डी जी बाई डी टी फाइंड आउट करूँगी, वो 0 है तो वो ख़त्म हो गया, और ऊपर अंडर रूट होता है, तो डी एस मेरे पास क्या आया, स्केयर रूट ऑफ 2। यहाँ पर आके मैं पुट कर दूँगी, स्केयर रूट ऑफ 2 कॉन्स्टेंट होता है, उसको मैं बाहर लिख लेती हूँ, और ये डी टी लिमिट्स आ गई, इंटीग्रेट हो गया। और पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, उनकी लिमिट्स जो होती हैं वो 0 से लेके 1 तक होती है, 0 से लेके 1 तक मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब आपने जस्ट इंटीग्रेट करना है इसको, ये लाइन इंटीग्रल की सारी चीज़ें कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर लिख दी है, फंक्शन को भी पैरामीटराइज कर दिया है एक्स वाई जी इसमें पुट करके, ये स्पीड भी मैंने मालूम कर ली है। अब सिंपल इंटीग्रेट करना है, टी से टी कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, इंटीग्रेट 0 to 1 डी टी, और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ गई। इंटीग्रेट करेंगे 1 की, वो टी बन जाएगा, उसमें लिमिट्स पुट करूँगी तो मेरे पास 1 आंसर बचेगा, बाहर वाला अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचता है, ये मेरे पास आंसर आ गया लाइन इंटीग्रल का। इसी तरह ये नीचे वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं।
आपको एक्स वाई और जी दिए हुए हैं पैरामीट्रिक शक्ल में, वो उठा के आपने अपने फंक्शन में पुट कर देने हैं और इन्हीं एक्स वाई जी के आपने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। लिमिट्स आपको पता है पैरामीट्रिक की 0 से लेके 1 तक होती हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें उसने आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। एक्स वाई जी वैल्यू उठा के आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। उसके बाद आपने स्पीड मालूम करनी है। स्पीड कैसे मालूम करेंगे? इसी पोजीशन वेक्टर का आपने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, वो यहाँ पर पुट कर देनी है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल इंटीग्रेट कर देना। और इंटीग्रेट करने के लिमिट्स उसने आपको मेंशन की हुई है कि -2 पाई से लेकर 2 पाई तक जाना है, तो यहाँ पर -2 पाई लिखना है और यहाँ पे 2 पाई लिखना है। इसके अलावा ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपको ये 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसी तरह यहाँ पे 8 ग्राफ दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि ये 8 ग्राफ जो हैं इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस के हैं। पहली जो इक्वेशन दी गई है इसका ग्राफ इन 8 में से कौन सा ग्राफ इसका है। इसी तरह ये दूसरी क्वेश्चन दिया गया है, इन 8 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ इस दूसरे वाले का है, तीसरे वाले का कौन सा है, चौथे वाले का कौन सा है, आपने मैच करनी है ग्राफ को, इनकी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपने मैच करना है। अब इनको मैच करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, x आपको दिया हुआ है t और y दिया हुआ है 1 - t और z जो है वो 0 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x t y 1 - t और z जो है वो 0 है, ठीक है। और लिमिट भी उसने हमें बताई हुई है कि 0 से लेके 1 तक है। तो हम पहले पुट करके देख लेते हैं। पहले t को हम 0 पुट करते हैं, इसके अंदर t को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से ये 0 हो गया और यहाँ से ये 1 बच जाएगा और यहाँ पर ये 0 हो गया। ये पॉइंट आ गया t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर। अब हम t को 1 पुट करके देखते हैं, इसी में t की यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करेंगे तो यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से 0 आ गया, 1 - 1 0 हो गया ना, यहाँ पर ऑलरेडी 0 है और ये है t इज इक्वल टू 1 पे निकालें। अब इन ग्राफ को देखें, कौन से इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनमें से कौन सा ग्राफ जो है इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहले देखें, पहले वाले में x भी 0 है और z भी 0 है। यहाँ से देखिए, अब मैच करना स्टार्ट करते हैं कि इस पहले क्वेश्चन का कौन सा ग्राफ है। इनमें से x भी 0 है और z भी 0 है, y 1 है। यहाँ पे तो x 1 है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा x 0 है, ये तो नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ t 0 था, सॉरी x 0 था और इस क्वेश्चन को हमने, इस ग्राफ को हमने देखा, इस ग्राफ में x 1 था, तो हमने कहा ये तो नहीं हो सकता। डायरेक्शन को फॉलो करें ना, ये यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये है। अगर हम चले इधर से भी जाएं तो इसमें पहले वाला पॉइंट z जो है वो -1 है, हालांकि हमारे पास यहाँ पर z जो है वो 0 है, तो ये ग्राफ किसी तरह भी इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब दूसरे ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। ये वाला ग्राफ यहाँ से डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, मतलब पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। एरो को देखें ना, डाउनवर्ड जा रहे हैं, मतलब इधर से इधर को आ रहे हैं हम। अच्छा, यहाँ पर z2 है, z2 है, लेकिन हमारे तो हमने निकाली है वैल्यूज, यहाँ तो कहीं भी z2 नहीं है। इसका मतलब है ये वाला भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये वाला ग्राफ भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब सी चेक करते हैं। सी में ये देखिए, पहला पॉइंट ये है और यहाँ पर y1 है, y1 बन रहा है यहाँ पे, और x और z तो हमारे पास y एक्सिस पे 0 होते हैं। चलें ठीक है, ये दूसरे हमारे इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, y1 है, x और z 0 है, ठीक है। और दूसरा उसने ये वाला पॉइंट निकाला हुआ है, यहाँ पर x1 है, y और z 0 है, ठीक है। x1 है, y और z 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास।
ये वाला ग्राफ जो है हमारे हमने जो पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं कि इसके अलावा भी कोई और ग्राफ जो है हमारे इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला चेक करें। पहले ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा यहाँ पर पॉइंट नहीं निकला, ऑर्डर पेयर नहीं निकला जहाँ पर x y z तीनों 0 है। इसका मतलब ये वाला भी नहीं है हमारे पास, ये वाला भी नहीं सेटिस्फाई हुआ। अच्छा, अब नीचे वाले चेक करते हैं। यहाँ से हमारा C सेटिस्फाई किया था, यहाँ लिख लेते हैं कि C वाले ने सेटिस्फाई किया था। यहाँ पर लिख लेते हैं कि C वाले ग्राफ ने सेटिस्फाई किया था हमारे इन दोनों पॉइंट्स को। अब हम अगला चेक कर रहे हैं, ये वाला चेक कर रहे हैं। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट 1 1 1 है, x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है। हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं निकला जिसमें x y z तीनों 1 1 हो, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर z जो है वो -2 है, z जो है वो -2 है और हमारे पास z की वैल्यू कोई भी -2 नहीं निकली, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसी तरह आप नीचे वाले दो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, y एक्सिस पे 2 है वैल्यू और हमारे पास कोई भी y 2 नहीं निकला, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर x 2 है और x हमारे पास कोई 2 नहीं निकला। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो C वाला पोर्शन है ना, जो C वाला ग्राफ है वो ही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा था। ये जो C था, C ग्राफ जो था यहाँ पर, ये वाला ग्राफ, ये C, यही हमारा ग्राफ जो था क्वेश्चन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब है कि क्वेश्चन 1 का ग्राफ ये वाला है, हमने यहाँ पर C लिख देना है। अब आपने बाकी जो वेक्टर्स दिए हुए इन सबको मैच करने हैं। यहाँ पर x जो है वो 1 है, y जो है वो भी 1 है और z जो है वो t है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर -1 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, 0 पुट करना है, आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे और वो पॉइंट्स आपने देखना है कौन सा ग्राफ जो है वो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। जो भी ग्राफ उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा, आपने कह देना है कि वो वाला ग्राफ जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 2 का है। इसी तरह बाकी सारे आपने मैच करने हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की मैच की है ना, जो भी मेरा ग्राफ इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा था, मैंने कह दिया वो वाला ग्राफ इस क्वेश्चन नंबर 1 का है। ऐसे ही आपने बाकी सारे चेक करने हैं। अब लाइन इंटेग्रल मैंने आपको बता दी है। लाइन इंटेग्रल में जस्ट आप फंक्शन को पैरामीटराइज करते हैं। पैरामीटर की इक्वेशंस जो होती हैं एक्स वाई जी की, वो सम टाइम आपको दे दी जाती हैं, सम टाइम आपको पोजीशन वेक्टर के जरिए निकालनी पड़ती है, पैरामीटर की इक्वेशन यूज करके निकालनी पड़ती है। अगर दे दी जाए तो सिंपल आपने वही पुट करनी है। पैरामीटर की इक्वेशन सम टाइम दे दी जाती थी, सम टाइम हम मालूम करते थे और वो ही हम फंक्शन में पुट करके अपने फंक्शन को पैरामीटराइज करते थे और उसी पोजीशन वेक्टर का हम वो निकालते थे, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते थे, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते थे। वहाँ पर हमारे पास बात हो रही थी फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन होता था, एक सिंपल फंक्शन होता था। लेकिन अब अगर आपको इसकी जगह पर फोर्स दे दी जाए, जैसे ये देखें उन्होंने बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे वो फोर्स की बात कर रहा है। अगर फोर्स की बात कर रहा होगा तो उसने यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना है उसने यहाँ पे? वर्क डन कैलकुलेट करना है। अगर आप वहाँ पर आपके पास सिंपल एक फंक्शन था, सिंपल उसने ऐसे एफ लिखा हुआ था, यहाँ पे इसने बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब है वो फोर्स इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे जो वेक्टर दिया हुआ है उसने वो फोर्स वेक्टर दिया हुआ है। फॉर्मूला वही है, आपने जस्ट पैरामीटराइज करना है, एक्स वाई जी इसमें उठा के पुट करने हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है स्पीड के साथ, सारा फार्मूला वही है। लेकिन यहाँ पर आप कैलकुलेट वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर लाइन इंटेग्रल कैलकुलेट कर रहे थे। इसी तरह अगर यहाँ पे लिखा होगा वेलोसिटी फंक्शन है तो आप सर्कुलेशन फाइंड आउट करेंगे।
तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। यहाँ पे देखें वही बात है, देखें एफ अगर फोर्स ले रहा होगा और ये हम लेते थे यहाँ पर स्पीड, स्पीड मतलब कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड लेते थे, और यहाँ पर एफ फोर्स की बात कर रहे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो वर्क डन कैलकुलेट हो गया। अब ये क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हुआ है फाइंड द वर्क डन, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो फोर्स उसने दी हुई है वो, इसका मतलब है उसने यहाँ पे फोर्स की बात की हुई है, यहाँ पर फोर्स। वर्क डन कैलकुलेट करना है ना, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वो आपको जो फंक्शन देगा वो फोर्स की शक्ल में फंक्शन देगा, ठीक है। बाकी उसने ये पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, वही सारा प्रोसीजर है पुराना, आपने एक्स वाई जेड इसमें उठा के पुट करनी है, इसको पैरामीटराइज करना है और इसी का आपने स्पीड मालूम करनी है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, इंटीग्रेट कर देना। फॉर्मूला सबके लिए एक ही है, लेकिन जहाँ वो सर्कुलेशन फाइंड करेगा वहाँ यहाँ पर आपको मेंशन करेगा कि ये वेलोसिटी है। जहाँ पर वो वर्क डन फाइंड आउट कर रहा होगा वहाँ पर आपको मेंशन करेगा कि ये एफ जो है फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है। जहाँ पे वो लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेगा वहाँ पे वो एक सिंपल फंक्शन एफ लेगा। आपने फाइंड आउट कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट उनके डेरिवेटिव्स लेने हैं, मतलब ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे फंक्शन को पैरामीटराइज करना है और उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना। तीनों के लिए सेम प्रोसीजर है। ये डिफरेंट नोटेशंस दी हुई है उसने। अब ये टेंजेंट वेक्टर भी लिख दिया जाए तो इसका मतलब भी वर्क डन होगा। अगर इस टेंजेंट की जगह पर वो डी आर लिख दे इसका मतलब भी आप वर्क डन ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर वो डी आर बाई डी टी लिख दे इसका मतलब भी वर्क डन है। तीनों ये सारी नोटेशन आपको दी जा सकती है, इनमें से कोई भी नोटेशन दी जा सकती है, इसका मतलब यही होगा कि वो वहाँ पे वर्क डन ही कैलकुलेट कर रहे हैं। डिफरेंट नोटेशन होंगे पर बात सब में एक ही है। देखें वर्क डन कैलकुलेट कर रहा है उसने, फिर यहाँ पे एफ को बोल्ड किया हुआ है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो गिवन दे रहा है वो फोर्स है, फोर्स गिवन दी हुई है उसने, फोर्स गिवन दी हुई है और डॉट प्रोडक्ट वही स्पीड के साथ ले रहे हैं, तो वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। अगेन देखें फोर्स दी हुई आपको बोल्ड किया हुआ है उसने, मेंशन भी किया हुआ है बाय द फोर्स, इसका मतलब वो वर्क डन कैलकुलेट कर रहा है। फार्मूला वही है आपके पास जो लाइन इंटीग्रल का था, लाइन इंटीग्रल में बस जस्ट एक फंक्शन होता था, फोर्स में हमारे पास फोर्स ली होगी तो वर्क डन होगा, वेलोसिटी अगर लिखी होगी तो इसका मतलब सर्कुलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ये देखें फ्लो, फ्लो को हम सर्कुलेशन भी कहते हैं, फार्मूला वही है हमारे पास, फार्मूला सेम वही है, लेकिन जहाँ पर जो एफ होगा ना ये वेलोसिटी के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, देखिए मेंशन किया हुआ है इसमें, एफ जो होगा वो वेलोसिटी फील्ड होगी, तो ये एफ आपको गिवन दिया जाएगा, आपने खुद नहीं फाइंड आउट करने लग जाना कि फंक्शन गिवन दिया हुआ आप उसका डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी फाइंड आउट करने लग जाए, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा उसने कि वो वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप वहाँ पे सर्कुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इस तरह एमसीक्यूज भी बना के दिया जा सकता है, ऊपर आपको अगर लिख दिया जाए कि एफ एक सिंपल फंक्शन है, ठीक है, उससे आपने ये आंसर कैलकुलेट कर लिया, कोई भी इसका आंसर आया लाइक 2 आया 3 आया, आपसे पूछा जाएगा क्या ये आंसर आपका फ्लो है यानी कि सर्कुलेशन है, क्या ये आपके पास वर्क डन आता है, क्या ये एक इंटीग्रल आता है लाइन इंटीग्रल, तो आपने अपने फंक्शन को देखना है कि उसने क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है, वो एज अ जस्ट उसने फंक्शन दिया हुआ है या आइदर उसने फोर्स ली हुई है, आइदर उसने फोर्स ली हुई है या यहाँ पर क्वेश्चन में उसने वेलोसिटी लिखा हुआ है। इस एफ को फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन में उसने फंक्शन को फोर्स लिखा हुआ है तो वो वर्क डन कैलकुलेट कर रहा है, आपने आंसर में वर्क डन लिखना है कि आंसर जो निकला है वो वर्क डन का है। अगर उसने अपने क्वेश्चन में एफ को वेलोसिटी मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब है वो वहाँ पे सर्कुलेशन फाइंड आउट कर रहा है, आपने अपने आंसर लिखना है कि वो सर्कुलेशन का आंसर है। अगर उसने जस्ट एक फंक्शन लिखा हुआ है कि एफ एक सिर्फ फंक्शन है तो इसका मतलब वो वहाँ पे लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट किया हुआ है, आंसर को आपने लाइन इंटीग्रल मेंशन करना है। फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या फंक्शन दिया हुआ है, क्या लेके चल रहा है वो फंक्शन को। ये देखिए उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एफ जो है वो आपके पास वेलोसिटी है,
अगर एफ वेलोसिटी है तो इसका मतलब है हम जो आंसर कैलकुलेट करेंगे उसी मेथड के ज़रिए डॉट प्रोडक्ट लेना है स्पीड के साथ, जो लास्ट में आंसर हमारे पास निकलेगा वो सर्कुलेशन का आंसर निकलेगा। देखिए फ्लो लिखा हुआ है इसमें, फ्लो या सर्कुलेशन एक ही बात है। यहाँ पे देखिए अगेन उसने फाइंड द सर्कुलेशन कह दिया। सर्कुलेशन फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है कि उसने यहाँ पे जो एफ लिया हुआ ना, ये वेलोसिटी वेक्टर लिया हुआ। आपने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करने लग जानी, उसने लिया ही वेलोसिटी वेक्टर है। अगर उसने फाइंड द सर्कुलेशन लिखा हुआ ना, तो ऑब्वियस बात है वो इस फंक्शन एफ को वेलोसिटी मान के चल रहा है, और वही सिंपल प्रोसीजर है सारा का सारा। डॉट प्रोडक्ट लेना फंक्शन का। लास्ट वाला हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्लक्स का। फ्लक्स क्या होता है? अब फ्लक्स में उसने क्या हुआ है कि आपका जो फंक्शन होगा वो इस तरह का होगा, एम एक्स बाय आई प्लस एन एक्स बाय डी, एन एक्स बाय जे। ठीक है, ये फंक्शन आपका इस तरह का होगा। और ये एन जो दिया हुआ है इसका मतलब है यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, जिसको आप टी क्रॉस के से कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला एन जो है यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है या टेंजेंट वेक्टर है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फंक्शन का और इस नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखनी है कि ये फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे क्लोज्ड कर्व के ऊपर। क्लोज कर्व जो कि दोनों सिरों से बंद होती है, ये क्लोज कर्व होती है, इनका हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये दी हुई है, ये क्लोज कर्व है, ये पूरी टोटल क्लोज शेप है, बाउंडेड शेप है, ये क्लोज है। ये क्लोज नहीं है क्योंकि ये ओपन है, यहाँ से देखें, यहाँ से ओपन है, ये क्लोज नहीं है, ये सिंपल है। और ये देखिए जहाँ कहीं भी आपके पास लूप बन रहे होंगे ना, वो आपके पास ना सिंपल होगी ना क्लोज होगी। यहाँ पे लूप बन रहा है देखें, तो इसका मतलब ये ना सिंपल है ना क्लोज है, इसमें भी लूप बन रहा है। ये भी सिंपल नहीं है पर क्लोज है ये, क्योंकि ये फिगर क्लोज है, लेकिन ये सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें लूप बन रहा है। और उसने फ्लक्स मेंशन किया हुआ है कि उसने सिंपल क्लोज कर्व का, सिंपल सिंपल भी हो और वो क्लोज भी हो, उनका फ्लक्स फाइंड आउट करना है। क्लोज जैसे हो, जैसे ये दोनों फिगर क्लोज है, और उसके बाद सिंपल हो, सिंपल का मतलब है कि वहाँ पे कोई लूप वगैरह ना बन रहा हो, तो उन कर्व का उसने इस तरह के शेप का फ्लक्स फाइंड आउट करना है। और फ्लक्स का फार्मूला ये है कि फंक्शन होगा और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने टेंजेंट वेक्टर के साथ, नॉर्मल वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये देखें एन उसने कैलकुलेट किया हुआ है टेंजेंट क्रॉस के। टेंजेंट हमें पता है कि डी एक्स ओवर डी एस होता है, डी वाई ओवर डी एस होता है। तो लास्ट में आपने ये वाला फार्मूला याद करना है, ये आपका फ्लक्स का फार्मूला है। एम और एन आपके फंक्शन से कैलकुलेट होंगे और साथ आपने डी एक्स और डी वाई मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला फार्मूला आपने याद करना है फ्लक्स का। ये देखिए फंक्शन आपको दिया गया है, इसमें जो आई डायरेक्शन वाला होगा वो आपके पास एम होगा, जो जे डायरेक्शन वाला होगा वो एन होगा। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दें एक्स माइनस वाई और यहाँ पे पुट कर दें एक्स। अब डी वाई और डी एक्स आपने अपने कैलकुलेट करने हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? वही उसने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया है। पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया है? ये सर्कल की इक्वेशन है, इसलिए होता है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, और उसके जरिए पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया तो कॉस टी प्लस साइन टी आ गया। और सर्कल की लिमिट्स होती हैं 0 से लेकर 2 पाई तक। ये एक्स है और ये वाई है, यहाँ से डी एक्स डी वाई उसने कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे पुट कर लिए, पुट करके सिंपल उसने इंटीग्रेट किया तो वो उसके बाद फ्लक्स आ गए। और मैंने आपको स्टार्ट में ये भी बताया था कि फ्लक्स जो होते हैं अगर क्लोज्ड कर दी हो तो उसको हम ऐसे शो करते हैं, और फ्लक्स ने उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे हम सिर्फ क्लोज्ड कर का, इसलिए उसने इंटीग्रेशन ये वाली दी हुई है, ये वाला साइन दिया हुआ है, क्योंकि क्लोज कर का फाइंड आउट करना है ना, और क्लोज कर के लिए हम ये वाला साइन लिखते हैं। अभी आपने इन सब का फाइंड आउट करने हैं, ये क्वेश्चन आपने करने हैं, फ्लक्स फाइंड आउट करना है आपने इनका। तो ये लेक्चर हमारा आज का यही ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक
टॉपिक, एक या दो टॉपिक इस चैप्टर के बाकी रह गए। मैं सिर्फ आपको ये करवाऊंगी, ये वाला टॉपिक करवाऊंगी और इसके बाद एक और टॉपिक है बस वो करवाऊंगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।